हाँ, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार आप लोग फटाफट भैया क्लास में जुड़ जाइए, फिर हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पहले क्लास में उस दिन बुक फर्स्ट का इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस किया था। तो 7-8 डेरिवेशंस हो पाए थे, और आज कुछ डेरिवेशन से मतलब टोटल 4 वीडियो आएगी, जिसमें 4 से 5 वीडियो में हम बुक फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद हम डेरिवेशंस कंप्लीट करने के बाद थ्योरी लेकर के आएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, फिर एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो मतलब कुल मिला करके एक बुक का टोटल 25 वीडियो रहेगा, 25 से 30 वीडियो। टोटल 60 वीडियो का फिजिक्स रहेगा। 60 वीडियो फिजिक्स पढ़िए और फिजिक्स को पी जाइए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। 60 वीडियो अगर आप सही से पढ़ लिए तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है मेरे भाई। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग क्लास में फटाफट जुड़ जाइए, फिर अपने क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, चलो भैया, हम क्लास अपना स्टार्ट करने से पहले प्रतिदिन का एक विचार जानते हैं। क्या होता है विचार, कि उस विचार की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा विचार को भैया। कह रहा है तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं। तकदीर उनकी भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते। तो मेरे भाई, अपने हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करना है। जिस व्यक्ति के पास हाथ भी नहीं है, उनकी भी तकदीर होती है। वो भी संघर्ष के दम पे, मेहनत के दम पे वो कई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे भाई, आपको संघर्ष करना है, लकीरों को नहीं देखना है कि हमारे लकीर में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। ठीक है। हेलो आकाश सर, हेलो हेलो भैया, सबको हेलो नमस्कार सबको। ठीक है, तो आप लोग बस क्लास में बने रहिए। एक बार क्लास को देखो, क्लास व्लास यार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, एकदम बढ़िया धमाकेदार शेयर कर दिया करो। और क्लास को लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है। तो चलो भैया, आज का पहला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। आओ, हमारा यहीं से छूटा था। अच्छा, एक बार आज ये बता देना भैया, आप लोग को दिखाई उखाई दे रहा है मस्त से। दीपक छोटा सा मर्देशन, गुड इवनिंग से, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग को आज दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई। चलो, क्या कह रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। मतलब बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक कह रहा है और परिभाषा दे रहा है। यस सर, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट को थोड़ा रोक दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग, चलो हम बीच बीच में देख लेंगे भाई आप लोग का कमेंट। चलो, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हम इसको थोड़ा ऊपर ले लें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, बलयुग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। इसको थोड़ा ऊपर ले लें। हम मान लेते हैं, कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कि हमारा क्या है भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र। बहुत आराम से समझना, ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है। ये हमने बना लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण चाहिए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश हैं। एक आवेश हमारा है माइनस क्यू, एक आवेश इस पॉइंट पर है माइनस क्यू, और एक दूसरा आवेश यहाँ पर है प्लस का। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस का क्यू। अच्छा, इन ए बिंदु ए पर रखा है, और ये बिंदु किस पे रखा है भैया, बिंदु बी पर रखा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब थोड़ा ध्यान समझना, होता क्या है कि बगलाघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करने के लिए भैया हम इसको थीटा कोण पर घुमा देते हैं। कौन से, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण पर। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो भैया इसको थीटा कोण पर घुमा देते हैं। जब इसको थीटा कोण पर घुमा देंगे, ये हम मान लेते हैं ये हमारा थीटा। जैसे ही थीटा कोण पर घुमाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा प्लस वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। यहां पर एक मिनट, तो भाई रुक जाओ तुम। चलो अच्छा ठीक है, थीटा को घुमा देते हैं। यहां पर हमारा क्या हो जाता है भैया, यहां पर हमारा हो जाता है प्लस क्यू, और ये हम मान लेते हैं इसको ए डैश। क्या मान लेते हैं, ए डैश। यहां पर हमारा आ जाता है माइनस क्यू, और इसको हम नाम दे देते हैं बी डैश। हम क्या देते हैं, बी डैश। ठीक है, आराम से समझिएगा एकदम। मंजीत प्रजापति, हेलो सर। हेलो भाई, हेलो मंजीत। चलो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा भैया, थीटा कोण पे घुमा दिए, ये पूरा यहां तक हो गया। अब थोड़ा ध्यान समझना कि जब ये थीटा कोण पे घुमाए तो इस पे एक बल लगेगा, यहां पर इधर बल लगता है F बराबर क्यू ई इस दिशा में, और माइनस क्यू पर इस दिशा में बल लगता है, कितना लगता है, F बराबर क्यू। मतलब दोनों पर बल समान लगते हैं, विपरीत लगते हैं, बस दोनों पर समान बल परंतु विपरीत। अच्छा, इसको अगर हम यहां से मिला दें, ये पॉइंट हम दे देते हैं सी डैश, और इस पॉइंट को अगर हम यहां से मिला दें, यहाँ पर इस पॉइंट हम इसको दे देते हैं, कितना दे देते हैं भैया मेरे। अच्छा, जब हमने थीटा कोण पर घुमाया, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना नाम दे देते हैं भैया, एल। ये कितना है, एल है, और हम इसको मान लेते हैं हमारा कितना, एक्स। ठीक है, ये हमारा डाईग्राम है, ये हमारा क्या है, डाईग्राम है। चलो अब आराम से बिल्कुल समझिएगा, अब कुछ भी नहीं करना है भैया। सबसे पहले हम चलेंगे प्लस क्यू सिरे को। सबसे पहले हम किस सिरे घुमाएं, प्लस क्यू। आ जाओ भाई, अब लिखेंगे प्लस क्यू सिरे को, प्लस क्यू सिरे घुमाने में किया गया कार्य। भैया जब प्लस क्यू सिरा को हमने घुमाया तो इसमें घुमाने में किया गया कार्य, भैया W1 बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। अच्छा मेरे भाई, विस्थापन बल कितना लग रहा है, क्यू ई। अब विस्थापन कितना हो रहा है मेरे भाई, विस्थापन देखो सी से ए डैश तक विस्थापन कितना हो रहा है, यहां से यहां तक आया, ये विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई, बताओ फटाफट। हम्म, आप लोग आराम से देखते रहिए, कमेंट सबका पढ़। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा सी ए का नंबर हमारा यहाँ तक। अब माइनस क्यू सिरे को, माइनस क्यू सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, माइनस सी सिरे को घुमाने में किया गया कार्य W2 बराबर सेम कंडीशन बल गुणे विस्थापन, बल तो वही होने वाली है क्यू ही। अब कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, बताओ भैया, यहां कौन बताएगा कि विस्थापन क्या होगा, बताओ फटाफट देखते हैं, बताओ भाई। चलो तो देखो विस्थापन यहाँ कितना हो जाएगा इस आवेश के लिए, सी डैश बी, सी डैश कितना विस्थापन होगा मेरे भाई, सी डैश, यहाँ पे लिख लेंगे सी डैश समीकरण नंबर ना ले लेते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब वैद्युत द्विध्रुव को क्या लिख रहे हो भाई आप लोग, सी ए कहाँ से होगा भैया, चलो अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत
द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब भैया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1, W कुछ नहीं करना है, मान उठा के रखना है। W बराबर W1 का मान हुई मल्टीप्लाई C प्लस QE मल्टीप्लाई, लिख देंगे समीकरण 1 व के मान कहाँ से आई भैया, ये मान आई है समीकरण 1 व 2। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात, थोड़ा ध्यान से। जो सी ए है, जो हमारा क्या है भैया, सी ए है, वह सी डैश बी के बराबर है। ये जो है वह किसके बराबर है मेरे भाई, सी डैश बी के बराबर है। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ये बराबर है सी डैश बी के, अगर ये चीज बराबर है, W बराबर क्यू ई मल्टीप्लाई सी ए प्लस क्यू ई मल्टी, ठीक है। यहां से क्यू क्यू कॉमन हो जाएगा, यहां से क्यू ई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2CA। यहां तक बात क्लियर है, तो यहां तक आप लोग नोट करिए भैया, क्या आ गया हमारा W बराबर QE 2CA, नोट करिए। यहां तक स्क्रीनशॉट हो गया अमरजीत, नमस्ते। हाँ भैया यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ पे हट जा रहे हैं, मिनट हट गया मैं, ठीक है। चलिए थोड़ा देखो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय नहीं रह जाता है, ठीक है ना भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। तो W बराबर हमारा आया QE मल्टीप्लाई 2CA, को लिखेंगे W बराबर 2 मल्टीप्लाई QE, 2 मल्टीप्लाई QE, और हमारा आ जाएगा, हमने आराम से यहाँ देख लिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई QE और अब थोड़ा ध्यान समझना, CA है क्या, ये क्या है भाई, CA कहाँ से कहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, और ये पूरी दूरी कितनी है L। तो अगर हम L में से x को घटा दें तो CA की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा L माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, ये बराबर हो जाएगा L माइनस, क्या हो जाएगा L माइनस, तो रख देंगे तो आएगा W बराबर 2 मल्टीप्लाई क्यू L माइनस, ये किसकी जगह रख दी, ये CA की जगह हमने रख दिया। अब थोड़ा मेरी बात ध्यान समझ, यहीं पर अगर हम चलें cos थीटा, अच्छा यहाँ पर आप डायरेक्टली मत रखो, डायरेक्टली रखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, समझो अभी। तो cos थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कण। यहां से अगर हम आधार बटे कण के रूप में डालें तो आधार हमारा क्या होगा x, और कण क्या होगा भैया L। यहां से देखो cos थीटा बराबर हमारा आएगा, जो मान आएगा भैया x बराबर L cos थीटा, x बराबर, ठीक है। और CA बराबर कितना है, L माइनस एक्स है, CA बराबर L माइनस एक्स, तो CA बराबर L माइनस एक्स है और x बराबर L cos थीटा है। अगर हम CA बराबर L माइनस L cos थीटा रख दे यहाँ पर, तो CA बराबर कितना है भैया, यहाँ से L कॉमन हो जाएगा, तब 1 माइनस। अब थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर हम रख देंगे W बराबर क्यू मल्टीप्लाई 2E QE, ये की जगह L 1 माइनस cos, तो W बराबर हो जाएगा, देखो अब ध्यान से देखना भैया, 2 मल्टीप्लाई 2L और यहाँ पर E, और ये 1 माइनस, चूंकि QE P किसके बराबर होता है भैया, बताओ P किसके बराबर होगा, जो P होता है वो 2QE के बराबर होता है,
टू क्यू एल के बराबर होता है। कहाँ गया, क्यू एल के बराबर। यहाँ पर आ जाएगा डब्लू बराबर, इस पूरे की जगह पी आ जाएगा, यहाँ पर ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस। यही होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कोण पर। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। भाई क्या बात कर रहे हो यार, दिखाई तो दे रहा है, कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन तो चला गया। अरे किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण पर घुमाने पर किया गया बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करना था, मतलब ज्ञात करना था। ठीक है, कार्य ज्ञात करना था कि कितना कार्य होता है, तो हमने कार्य ज्ञात कर लिया। W बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए भैया, यहां पर था एक पार्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ भैया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की स्थापित की। मतलब तो बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता के लिए हमें वृत्ताकार केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र बताना है, या इसी में अथवा कह रहा है, या इसी में अथवा कह रहा है। क्या कह रहा है अथवा में, कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। अब ध्यान से देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन 2011, 14, 17, 20 में पूछा गया है, और ये 2022 बीबी में आया था। देखो कब कब आया है, इसका सोल्यूशन भी है, यहाँ पर रिकॉर्ड भी है। आओ सबसे पहले हम बायो-सेवर्ट के नियम को प्रूफ करते हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे बायो-सेवर्ट, बायो-सेवर्ट। देखो बायो-सेवर्ट ने क्या कहा मालूम है, थोड़ा पहले बायो-सेवर्ट को प्रूफ कर लेते हैं। बायो-सेवर्ट ने कहा कि एक कोई धारावाही चालक तार है, और वो धारावाही चालक तार कैसी भैया, अनंत लंबाई की। कितनी लंबाई की, अनंत लंबाई, जिसमें ओ आई धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। और इस चालक से थीटा कोण पर, थीटा कोण से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ये कौन कहता है, बायो-सेवर्ट कहते हैं। ठीक है भैया, यार 7 लोग है, क्लास को थोड़ा शेयर करो आप लोग। अच्छा ये बताओ, अब क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट करो फटाफट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ फटाफट। अब तो दिख रहा होगा हमारे अनुमान से। चलो, मैंने क्या बोला कि थीटा कोण पर, थीटा कोण से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखो बायो-सेवर्ट ने बोला भाई पूरे तार के लिए तो तार अनंत लंबाई की है, हम तो यहाँ पे लगा पाएंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, एक अल्पांश लंबाई ले लिया, यहां से यहां तक मान लो एक अल्पांश लंबाई ले लिया, और इस अल्पांश लंबाई को उन्होंने क्या मान लिया, डेल्टा एल। क्या मान लिया, डेल्टा एल। तो लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई की तार जिसमें प्रवाही धारा आई है, तथा तार से थीटा कोण से, तार से थीटा कोण पर स्मॉल आर दूरी से एक बिंदु P स्थित है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। फिर लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे, यदि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यदि बिंदु P पर उत्पन्न P है, भैया आप ध्यान से समझो। जब चुंबकीय क्षेत्र B है तो क्या होगा, बायो-सेवर्ट ने पहला बताया कि जो धारा होगा वह चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा, और उसकी लंबाई के भी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। उसके बाद उन्होंने बोला उसका जो कोण होगा साइन थीटा के भी क्या होगी, वो अनुक्रमानुपाती होगी। और उन्होंने बोले कि उसकी जो दूरी होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 4 बातें बायो-सेवर्ट ने प्रैक्टिकली करके, एक्सपेरिमेंटल करके हमें बताया। ठीक है, दिख रहा है सर, यस सर आतिश, हाँ ये इतनी बातें बताई। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2
गामा 3 व 4 से, तो 4 से चलेंगे तो आएगा बी, चलो भाई, आएगा बी अनुक्रमानुपाती, क्या है हमारा, आई बी एल, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अगर हम इस नियतांक का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा आर स्क्वायर। भैया यही बायो सेवर्ट का नियम, यही बायो सेवर्ट का सूत्र, ठीक है। तो इसमें हमें दिया नहीं था, लेकिन हम तब भी आपको बायो सेवर्ट बता दी, इसमें अभी जो पूछा अभी वो करवाएंगे। ये बायो सेवर्ट का नियम हो गया। बायो सेवर्ट का अब अनुप्रयोग पूछा है कि किसी एक सर्कल होगा, एक वृत्त होगा, उस वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा एक चीज याद करो मेरे भाई, एक चीज आप लोग याद करो कि आपको, चलो भाई ठीक है, अब एक चीज जानते हो क्या कि आपको एग्जाम में ना ए म्यू नॉट या इसका आपको पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी म्यू नॉट का पूछ लेगा, ये सब इन सब चीजों का मात्रक, बीमा, यही सब पूछ ले। तो म्यू नॉट का मात्रक हम लिखेंगे, म्यू नॉट का मात्रक, यहां से पॉइंट में लिखेंगे थोड़ा, म्यू नॉट का मात्रक। अब म्यू नॉट का मात्रक कैसे निकालोगे, बी बराबर हमने पढ़ा म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा आर स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, अब हमें म्यू नॉट का चाहिए। म्यू नॉट बराबर क्या होगा भैया, म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा और बी और आर। एक मिनट, क्या हो गया, क्या, एक मिनट रुक, हमें म्यू नॉट का चाहिए ना भाई, तो ये बी और ये ऊपर जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और बटे में आएगा आई मल्टीप्लाई डेल्टा एल मल्टीप्लाई साइन। अब म्यू नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 पाई को तो होगा नहीं, अब बचा बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी का न्यूटन मीटर। अब देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, अब मीटर बटे में आई का एम्पियर, डेल्टा एल का क्या होगा भैया, डेल्टा एल का मीटर होगा, एल का मीटर, साइन थीटा का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। देखो ध्यान समझो, बी का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर होता है शायद यार, मीटर होता है, कंफ्यूज हो जाऊं मैं भी आज, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहां पर एक एम्पियर मीटर और कर लेंगे और ये मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें कटेंगी, क्या क्या चीजें नहीं कटेगा, ध्यान से देखना। म्यू नॉट का मात्रक, न्यूटन तो अपनी जगह रहने वाला है, न्यूटन को लिख दो भैया। देखो मीटर एक ऊपर है, मीटर एक नीचे है, 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे, मीटर से मीटर कट गए, ए मीटर कट गया। एम्पियर एक है तो नीचे लिख देंगे एम्पियर स्क्वायर। इसका जो क्या होता है भैया, इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है भैया, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका। अब मात्रक के बाद इसकी बीमा, म्यू नॉट की बीमा हम एक ही लाइन में करेंगे भैया, ध्यान समझना। न्यूटन मतलब बल, बल का बीमा हो जाएगा mlt के पावर -2। अब मेरे भाई दूसरी चीज समझना, एम्पियर है, एम्पियर का बीमा ए होता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा mlt के पावर -2 ए के पावर -2, ये होता है म्यू नॉट का बीमा। क्या होता है मेरे भाई, म्यू नॉट का बीमा होता है, ठीक है। चलो अब हम म्यू नॉट का मान देख लेंगे,
देखो ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में भी पूछेंगे, वो ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए जब स्टार्ट किए तो हम इसको भी कंप्लीट करवा दें। देखो भैया म्यू नॉट अपान में 4 पाई जो होता है, अगर इतना रखोगे तो 10 के पावर -7 रखोगे, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर रखना है। अगर 4 पाई इधर करा दो तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से इसकी हमारे क्या हो जाएगी, मान हो जाएगी। तो ए भाई यहाँ तक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बहुत बेसिकली चीजें हैं। अच्छा, जिसको भाई समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर जो कुछ नहीं पढ़ा होगा कभी, उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत दुख तकलीफ है तो बताओ भैया, बताओ एक बार फटाफट। यहाँ तक ही कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसी में क्या कहा था, अब मेन चीज निकालेंगे। बोला था धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया हम निकालेंगे वो चीज। ठीक है, लिखेंगे हमें वृत्ताकार धारावाही के केंद्र पर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं एक कोई एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली मान लिए भैया, बनाने में फायदा, हमने बना लिया एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, मान लेते हैं इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, ए, इसका रेडियस कितना है, ए। इतनी बात क्लियर है। और इस वृत्ताकार कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो कितना है, स्मॉल आई। कितनी है भैया, इस कुंडली में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना भाई, बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए एक अल्पांश लंबाई चाहिए, तो हम यहां से यहां तक की लंबाई को अल्पांश लंबाई मान लें। लंबाई हमने ले ली अल्पांश लंबाई, और इस अल्पांश लंबाई को हम क्या कह देते हैं, डीएल है। क्या कह देते हैं भाई, डीएल है। ये अल्पांश लंबाई डीएल है। तो लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है भैया, बी बराबर, या हम इसको लिख सकते हैं अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई, उसके बाद डीएल, डेल्टा एल की जगह डीबी लेंगे तो डीएल साइन थीटा बटे आर। अच्छा, डीबी अपनी जगह रहेगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई रख लो, आर अपनी जगह, डीएल अपनी जगह, साइन थीटा, साइन बताओ भैया आर कितना, आर की जगह ए स्क्वायर, साइन 90 डिग्री। भैया देखो एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रहा है, तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसको हो जाएगा डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई डीएल बटे में ए। ये हमारा कंप्लीट। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान समझो, अतः तो हम चाहे तो कुछ अपना ऐसे लिख दो आराम से, डीवी बराबर है हमारा आ गया। अब थोड़ा ध्यान समझना, अतः इंटीग्रल जो टोटल इंटीग्रल है, ठीक है, बी बराबर, जो टोटल इंटीग्रल अगर हम ले लें, टोटल इंटीग्रल लिखेंगे बी बराबर इंटीग्रल डीवी। भाई अगर हम इस पूरे वृत्त के लिए निकालें, एक तो हमें अल्पांश लंबाई के लिए निकालें, बस केवल इतने। अगर हम इस पूरे सर्कल के लिए निकालें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो इंटीग्रल डीवी बराबर हो जाएगा बी बराबर इंटीग्रल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल बटे में ए। यहां से सब बाहर कर लो, बाहर हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई बटे में बार, और अंदर बचेगा डीएल। क्या है, डीएल इस वृत्त के परिधि की लंबाई है, और कितनी होती है भैया, 2 पाई आर। लिखेंगे डीएल बराबर 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ त्रिज्या ए है तो त्रिज्या हम ए ले लेंगे। म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई बटे में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई ए, तो एक ए से कट जाएगा, 2 दूनी 4
पाई से पाई कट गया, तो बी बराबर आया कितना, म्यू नॉट अपान में 2 इंटू आई बटे में ए टन प्रति। ये हमारा होता है किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई। अच्छा बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, एक बार कॉम बताओ भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? देख आ रहा, ओ सर अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है यार, अजीब। हम इसको इधर ले, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, आराम से आप देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय लिखिए। गॉस प्रमेय लिखवाया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। इस प्रयोग का उपयोग करके एक समान अचालक वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये 2021 एफयू में पूछा गया था। और समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2016-20 में पूछा गया था, फिर 15-19-20 में पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है भाई, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमें समतल चादर द्वारा ना किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, के बाद नोट करके। चलो भाई इसको हम ऊपर कर देते हैं अब थोड़ा, अब हमारा काम यहाँ पर आ जाएगा। चलो भाई एक हम आराम से चलते हैं। नो सर चलो भाई जब नहीं दिक्कत, चलो एक हम बना लेते हैं, क्या जानते हो, समतल चादर। एक हम समतल चादर ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, समतल चादर ले, मान लो क्या है, एक समतल चादर, इस आवेश है, ठीक है, 100 रुपया किलो, 100 रुपया का 2 ठो, 100 रुपया का 3 ठो, ले लो समतल चादर ले लो। ये चादर ओढ़ने वाला नहीं है, एक चादर है जिस पर एक आवेश उपस्थित, क्या है भैया, एक समान रूप से ये आवेश इस पर उपस्थित। कोई एक समतल चादर है जिस पर एक समान रूप से क्या उपस्थित है, एक समान रूप से आवेश उपस्थित। अब एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। अब थोड़ा ध्यान समझना, इस समतल चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, यही कहानी है हमारी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। सर बोर्ड लिए हो क्या? हाँ कुलदीप, हेलो हेलो हेलो। चलो भाई ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलो अच्छी बात है, आप लिखोगे क्या, अच्छा इसका पृष्ठीय घनत्व तो कितना है भैया, सिग्मा। इसका पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा। लिखोगे क्या, ध्यान सुनना, लिखोगे माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, माना एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। फिर लिखोगे समतल आवेश चादर के किसी बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। ठीक है भाई, इतनी बात लिखोगे। अब थोड़ा ध्यान से समझो, गणना करनी है ठीक है, लेकिन भाई ये गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस ने बोला था अगर हमारा नियम लगाना है तो आपको बंद सरफेस लेना पड़ेगा। तो चलो भाई बंद पृष्ठ ले लेते हैं, एक हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं और यहां पर एक हम कल्पना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, एक हम कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा बंद पृष्ठ और एक इधर हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारा एक बंद
ये हमने क्या कर लिया, हमने यह एक कल्पना कर लिया। कोई दिक्कत? ये हमने एक कल्पना कर ली। अब भैया इस पर कितने पृष्ठ हैं? देखो एक पृष्ठ तो हमारा ये होगा phi1, एक पृष्ठ तो हमारा ये होगा phi2, और एक पृष्ठ हमारा ये होगा phi। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो अब लिखेंगे संपूर्ण बेलनाकार द्वंद्व पृष्ठ से। भैया आप लोग क्लास में जुड़े रहो। चलो लिखेंगे संपूर्ण बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत भैया फाई इक्वल टू हो जाएगा phi1 phi2। अब थोड़ा ध्यान से समझो, पाई की जगह हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा रख देंगे अभी बाद में, प्लस ई ए कॉस और प्लस ई ए कॉस थीटा वो पता करते हैं पहले पृष्ठ के लिए। पहले पृष्ठ के लिए भैया देखो एरिया वेक्टर डायरेक्शन में, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो और क्षेत्रफल सदिश भी इधर हो, दोनों अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो मेरे हथेली को देखो, तो इनके बीच कितना कोण बनेगा भैया? 0 डिग्री। यहाँ cos 0 डिग्री। अच्छा जब ए वाले सरफेस 0 है तो ये वाला भी सरफेस क्या होगा? 0 है, क्योंकि सेम वर्किंग करेगा। अब इस वाले सरफेस की बात करते हैं भैया। देखो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, थीटा कितना बनेगा? देखो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। चलिए तीसरे पृष्ठ के लिए 90 डिग्री। भैया यहाँ पर देखो एक हो जाएगा, इसका आएगा फाई इक्वल टू ई ए प्लस, दूसरी स्लाइड में ले लेते हैं भैया, हमारा क्या आ गया? फाई बराबर ई ए प्लस में, और ई ए जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 2a। अब भैया नीचे लिखेंगे, बुला लो गॉस को, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय कहता है फाई इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई, फाई का मान समीकरण 1 से रख दें तो 2EA बराबर 1/ε0 मल्टीप्लाई क्यू। कहाँ से मान रखें भैया? हम समीकरण 1 से मान उठा करके रखें। हमें ई चाहिए तो 2A को इधर ले चलो, तो ई बराबर हो जाएगा 1/2ε0, और ए को हम कर लेते हैं क्यू के नीचे। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान समझना और समझना कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे में। सिग्मा क्या है भाई? आवेश, आवेश घनत्व पृष्ठ है। अब देखो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा, इस क्यू अपान ए की जगह सिग्मा, और बटे में एप्सिलॉन। यही होता है विद्युत क्षेत्रता अनंत विस्तार चादर। ये हमारा है पूरा फर्स्ट क्लास, और ये हमारा यहाँ। कोई किसी को दिक्कत है भाई? कमेंट करो एक बार। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बताओ बताओ भैया, किसी कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे चलें। यहाँ तक नोट कर लिए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है सेम चीज है, कह रहा है गॉस के नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए कि इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोली चालक के क्या क्या कह रहा है, उसके बाहर, उसके भीतर और उसके अंदर, मतलब सतह पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। गोली कोष के कारण,
किसके कारण भैया? गोली कोष के कारण, मतलब आवेशित चालकी गोले के कारण। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम, हमें निकालना है आवेशित चालकी गोले के कारण। अब आवेशित चालकी गोले के कारण कई प्रकार से निकलेंगे, 3 जगह निकलेगा। एक तो उसके बाहर, एक उसकी सतह पर, वो एक उसके अंदर निकलेगा। सर जी साइड बैक कीजिए। अच्छा 1 मिनट, लो भाई अमरजीत कर लो, हो गया। चलो इसको भी ले लो भाई, क्लियर है। चलो आगे चलें। हाँ भाई, अब यहाँ पर चलते हैं हम, थोड़ा एक आवेशित गोला बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक आवेशित गोला है, आवेशित चालकी गोला, मतलब इसको बाहर पर आवेश दिया गया है। कहाँ आवेश दिया गया भैया? बाहर आवेश दिया। और इसकी जो त्रिज्या है ना, कितनी है? कैपिटल आर। और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है, कोई एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। ये कहानी है, बहुत आराम से समझो। माना एक कोई चालकी आवेशित गोला, पहले आप डायग्राम बनाओ। हाँ डायग्राम बनाओ, हम यहाँ पे आपको लिखवा रहे हैं। डायग्राम बनाओ, क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखोगे, ध्यान समझो, चित्र बना लोगे, लिखोगे क्या? देखो भाई, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हो तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्या लिखोगे? माना आर त्रिज्या का एक चालकी गोला है, माना आर त्रिज्या का माना एक आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालकी गोला है, जिस पर आवेश क्यों है? ये जो प्लस 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 देख रहे हो ना, ये क्यों आवेश है? जिस पर आवेश क्यों है, ठीक है। लिखोगे इस आवेशित गोले के कारण, इस आवेशित गोले के कारण केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। चलो भाई, हमें सबसे पहले कहां करनी है? बाह्य बिंदु पर। सबसे पहले हमको कहां करनी है? बाह्य बिंदु पर। मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले हमें करनी है बाह्य बिंदु पर। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो, हम बाह्य बिंदु पर सबसे पहले करेंगे। अब बाह्य बिंदु पर करने के लिए भैया बाहर यहाँ पे निकालना है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ओपन है, लेकिन गॉस का नियम लगाने के लिए यहाँ मतलब एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो हम इस आर त्रिज्या का कोई एक बंद गोली पृष्ठ का काल्पनिक मान लेते हैं। हमने एक स्मॉल आर त्रिज्या का कोई एक बंद गोली पृष्ठ मान लिया। ये बात क्लियर है भैया? अच्छा, मान लेते हैं सूक्ष्म खंड के लिए एक हम इसका छोटा सा खंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? छोटा सा खंड कर लेते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना मान लेते हैं? ds। इसका जो सरफेस है कितना मान लेते हैं मेरे भाई? ds मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गया। भाई जैसे पागल ओगल हो क्या यार, जब बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भैया, अब नहीं दिखाई दे रहा है, बुक का क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, पीडीएफ नहीं बन पाया है भाई। जो क्वेश्चंस कुछ हैं जो बने दिख रहा है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम लिखा चुका हूँ पहले लेक्चर में, तो बार बार लिखाने की जरूरत है नहीं। इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोली कोष के आवेश मतलब क्यों त्रिज्या आर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, गोले के बाहर, गोले के भीतर और गोले की सतह पर। इतना चीज कह रहा है, ठीक है। चलो अब ध्यान समझो भैया, अब बाह्य बिंदु पर निकालना है। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे।
तो बाह्य बिंदु के लिए लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ पर स्थित, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म। अब एक हम सूक्ष्म खंड किए हैं भैया, ये गोला तो बहुत बड़ा है लेकिन हम इसमें एक छोटा सा भाग लिए हैं, छोटा सा पार्ट किए हैं। तो सूक्ष्म पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ डीएस, हमने कितना सूक्ष्म पृष्ठ माना है मेरे भाई, डीएस। हमने इसकी सूक्ष्म पृष्ठ कितना मान लिया, डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स, डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला। अब गुजरने वाला डीएस से कितना फ्लक्स गुजरेगा मेरे भाई, याद होगा आपको, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी एस। यहां तक क्लियर है, यहां तक नोट करिए, आगे चले, नोट करो मेरे भाई, हो गया। चलो तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब हमने निकाला डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। बोलो क्या यही हमने निकाला। अब थोड़ा ध्यान से देखो भैया, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। डी फाई बराबर ई डी एस और 0 डिग्री, डी फाई बराबर आ जाएगा डी एस, आ जाएगा डी एस। अच्छा भैया अब मेरी बात थोड़ा गौर से समझो, ये एक छोटे से सूक्ष्म खंड के लिए था। अगर हम इस पूरे सरफेस के लिए निकालें, इस हम पूरे वृत्त के लिए निकालें तो क्या होगा, तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, करने वाला वैद्युत फ्लक्स, करने वाला वैद्युत, वैद्युत। अब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुछ नहीं करना है भैया, इंटीग्रल dB इक्वल टू इंटीग्रल नॉर्मल बेस पे, और कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। dB इक्वल टू, अब देखो जो dB है ना, अच्छा dB कर लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब dB कर लो या इसे डी फाई कर लो, किसके बराबर होगा भैया, फाई के बराबर हो। यहां से कौन बाहर आएगा, यहां से ई बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा भाई, ई बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, ds, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ds। जब अंदर ds बच गया, अब थोड़ा ध्यान समझो, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रल ds, ds क्या है, ds क्या है भैया, ds है इस पूरे सरफेस का एरिया, और इस पूरे सरफेस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा भाई, 4πr²। लिखेंगे फाई इक्वल टू मल्टीप्लाई 4πr², हो जाएगा 4πr², को दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्या दे देंगे भाई, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब उसके बाद चलेंगे आगे गॉस की प्रमेय से, देखेंगे तुरंत चचा को बुलाएंगे, आ जाओ अब, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या कहता है, फाई इक्वल टू 1/ε मल्टीप्लाई समीकरण नंबर। अब दोनों समीकरणों को कंपेयर करो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण का LHS बराबर है तो समीकरण का RHS भी आपस में बराबर होगा, 1/ε0 मल्टीप्लाई, हमें ई चाहिए तो 4πr² को इधर ले चलो, तो ई बराबर हो जाएगा 1/में 4πε0 Q/r², Q/r², ये हमारा गोली कोष के बाहर होगा। अच्छा अभी रुक जाओ, जाओ मत कहीं। दूसरा, सतह पर, सतह पर कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर की जगह आपको कितना रखना है, कैपिटल आर, जहां स्मॉल आर है वहीं पर कैपिटल आर रख दो या Q/में r² हो जाएगा। अब थोड़ा सुनो,
यही भैया थोड़ा ध्यान से देख लो, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं। यहां पर हमको तीसरा निकालना है। तीसरा भैया पृष्ठ के अंदर हम तीसरा यहां निकाल, देखो भैया पहला यहां निकालें, दूसरा यहां निकाल लिए, तीसरा यहां निकालना है। और जब यहां निकालेंगे ना, ये जो चालकी गोला है ना, ये खोखला है, मतलब इसके बाहर आवेश वितरित है। ये अंदर से खोखला गोल है, लेकिन बाहर से आवेश वितरित है, अंदर से खोखला है। तो अंदर इसके कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, तो मतलब तीसरे में लिखेंगे पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर। तो यहां पर आवेश कितना होगा? 0। जब आवेश 0 होगा तो भैया यहां आवेश 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो अर्थात वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? बाह्य बिंदु पर E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे स्मॉल r स्क्वायर। सतह पर E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर। चालकी गोला में कब वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है? जब उस पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है, तब वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करो एक बार भैया फटाफट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा, आप इधर इधर डायग्राम इधर है भैया, डायग्राम इधर है, एक पहला पार्ट है, उधर दूसरा। चलो आगे चलें। यार एक बार क्लास को शेयर और कर दिया करो, मन लगेगा। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ के वोल्टता नियम को लिखिए। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? ठीक है, किरचॉफ के नियम लिखिए, किरचॉफ का धारा नियम बताइए। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। भैया 2023, 2016, 20, 19, 23, 17, 19, मतलब इतनी बार पूछा है। कभी किरचॉफ का प्रथम नियम पूछता है, तो कभी किरचॉफ के वोल्टता नियम को पूछता है, ठीक है, कभी किरचॉफ के दोनों नियमों को पूछ लेता है। तो हमारा एक क्वेश्चन है। चलो भाई, तो हम यहां से चलेंगे भैया, लिखेंगे किरचॉफ का नियम। ध्यान समझिएगा, किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम कैसे चलेगा? किरचॉफ का नियम दो प्रकार का। पहला उसे कहेंगे संधि का नियम, अथवा धारा का नियम। इसी को हम केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ इसी को कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इसी को कहते हैं केसीएल, करंट, किरचॉफ करंट लॉ। देखो, संधि का नियम बोलो, चाहे धारा का नियम बोलो, चाहे किरचॉफ का प्रथम नियम बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। अब चलो भाई, थोड़ा ध्यान समझना कि चलो अब हमें बात याद करो भैया। प्रथम नियम अपना हेडिंग डाल लो, संधि का नियम अथवा धारा का नियम, मतलब केसीएल हेडिंग डाल लो। क्या होता है केसीएल हम समझते हैं, पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई। अमरजीत चल बेटा पढ़ाई कर। हाँ चलो, लिखेंगे किसी परिपथ पर, किसी परिपथ पर, मतलब कोई भी एक परिपथ होगा, किसी परिपथ की किसी संधि पर, किसी परिपथ की, किसी परिपथ की किसी संधि पर, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली
समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू 0, अर्थात समेशन आई इक्वल टू 0, मतलब किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जितने भी करंट मिलेंगे सभी का 0 होगा, अर्थात समेशन आई इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित पर ठीक। अच्छा, दूसरी पॉइंट, संधि की ओर आने वाली, संधि पर आने वाली धारा पॉजिटिव, संधि पर आने वाली धारा पॉजिटिव लेते हैं और संधि से जाने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा को निगेटिव लेते हैं। ये हमारा है पूरा किरचॉफ का प्रथम लॉ, केसीएल। ठीक है भैया, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। संधि पर आने वाली धारा पॉजिटिव और संधि से जाने वाली धारा निगेटिव होता है। ठीक है, चलो चलो भैया, चलो अच्छा इस पे एक एग्जांपल करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारा कोई एक पॉइंट है, संधि है, धारा जा आ रही, बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये संधि की तरफ जा रही है, ये हमारा x हो गया, हमारा 2 हमारा 3 एम्पियर हो गया, और ये हमारा संधि जा रही है 4 एम्पियर हो गया भैया, 4 एम्पियर। अब हमको ध्यान से देखो, संधि की ओर आने वाली धारा कौन कौन है? 3 2 1, जोड़ देंगे पहले इसको, 3 2 प्लस 1, संधि से दूर जाने वाली 4 -4 बराबर 0, 3 2 5 में से 4 जाएगा, x आएगा बराबर में 0। अब एक को इधर ट्रांसफर कर दिया, आया माइनस का। अब ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ध्यान से समझना। x बराबर -1 आने का बहुत बड़ा मतलब क्या है कि ऋण चिन्ह इसलिए आता है, चलो लिखेंगे ऋण चिन्ह इसलिए आता है ऋण चिन्ह किस लिए भैया? ऋण चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि धारा की दिशा चित्र में प्रदर्शित दिशा के विपरीत होगी, क्योंकि धारा की दिशा, क्या बोला भैया? ऋण चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि धारा की दिशा, क्योंकि धारा की दिशा जो करंट की डायरेक्शन होगी चित्र में प्रदर्शित दिशा से, चित्र में
चित्र में प्रदर्शित दिशा के विपरीत होगी। प्रदर्शित दिशा के ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है भाई, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है भाई, नोट कर सकते हैं आराम से। चलो आगे चलते हैं। अब इसी में पूछा था किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बताइए क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये कहाँ गए, आ गए। चलो किरचॉफ का द्वितीय नियम। आपका द्वितीय नियम अथवा बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ठीक है भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम कह लो या तो बंद पास का नियम कह लो, और इसी को हम कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल को क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है भैया, कि किसी परिपथ में किसी बंद पास, किसी परिपथ में और किसी बंद पास में, ठीक है भाई, किसी परिपथ में और किसी बंद पास में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लिखेंगे क्या, पहले इसका थ्योरी लिख दे रहा हूं, ध्यान से मतलब किसी परिपथ में, किसी परिपथ में किसी परिपथ में किसी बंद पास, किसी परिपथ में किसी बंद पास में किसी बंद पास में विभवांतरों का बीजगणितीय योग। भाई यार 6 लोग और लोग कहाँ चले गए, थोड़ा क्लियर करो क्लास को। बंद पास में सभी विभवांतरों का ठीक है, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य। अब कहोगे सर जी कौन सी नहीं, बीजगणितीय योग होता है अर्थात सर, अर्थात ये है बेटा v इक्वल टू जी, समेशन v इक्वल टू जी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखते हैं कितने लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होने का रीजन ये होता है ना कि आपके विद्यालय में या आप जहाँ भी कहीं और अदर जगह पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं बताया गया होगा कि समय इक्वल टू जीरो, आपको दूसरा मेथड समय आई आर बराबर ई आर। तो इसमें रीजन क्या है कि एनसीईआरटी मेरी यही बोलती है कि समेशन भी इक्वल टू जीरो। ठीक है मेरे भाई, तो हम अगर जो एनसीईआरटी कहती है हम वही लेकर के चलेंगे। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो। ये हमारा क्या हो गया, एक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भैया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आओ हम इसकी गणना करते हैं, आओ हम इसकी क्या करते हैं, गणना करते हैं, और गणना करके हम इसको हल करते हैं। तो हमारा किरचॉफ जो थे भैया, किरचॉफ ने क्या किया, परिपथ लाए और उसमें एक तार से जोड़े करंट फ्लो कराएं। उसमें बहुत सी ये नहीं था किताब सो के उठे अपना, किरचॉफ सो के उठे अपना नियम दे दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, चलो अब हम इनका नियम लगाते हैं। ठीक है, एक बंद पास बना लेते हैं पहले, रुक जाओ पहले पानी पी लेते हैं हम भी। आप भी पानी पी लीजिए, 1 मिनट बस पानी पी लें बस।
चलो भाई, सर डेरिवेशन, क्या डेरिवेशन अमरजीत भाई? चलो, हाँ, तो चलो भाई शुरू करें। चलो, अब हम देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लगता है, कैसे प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम सीखेंगे, आराम से देखते चलते हैं। ठीक है, चलो आराम से देखिए हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर हम बना लेते हैं पर, देखो आराम से बिल्कुल चलिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी किसी का नहीं करना। ठीक है, तो जल्दीबाजी कोई भी चीज नहीं कर रहा है, आराम से। आज यार नींद लग रही है। चलो, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारा भी वोल्ट पता हो जाएगा, और फिर नीचे हमारा एक रेजिस्टेंस। चलो, और चलो ठीक है, आओ भाई, अब देखो हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा हम। चलो भाई, अब हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं प्रतिरोधों का अपने, R1, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, हमारा R3 हो गया, हमारा R4। ठीक है भाई, तीन ठो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का भी नाम दे देते हैं, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ये हमारा E2। चलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, क्या ध्यान समझिएगा, हम मान लेते हैं यहां से I1 धारा प्रवाहित हुई, यहां से कौन सी धारा प्रवाहित हुई, I1। तुम चाहे देखो, किरचॉफ ने यार इतना छूट दे रखा था ना, कि बोला कि आप जिधर से मन करे उधर से धारा प्रवाहित कराओ, लेकिन बाद में हमारा सब चीजें सही हो जाएगा। अगर धारा माइनस आती है तो हमारा धारा मानी गई दिशा गलत थी, हम उसको सही दिशा में मान लेंगे, पलट देंगे उसकी दिशा। अगर धारा प्लस में आती है तो हमारी मानी गई धारा की दिशा सही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं यहां से I1 गया, और यहां से हमारा कौन सा गया, I2। भैया ये दोनों यहां से पे जाकर के मिल जाएंगे, I1 प्लस का I2 हो जाएगा, और फिर यहां पर आएंगे I1 प्लस का I2, और यही करंट यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, I1 प्लस का I2। देखो I2 तो इधर हो जाएगा और I1 इधर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, धारा हमने वितरण कर दिया। अब लगाएंगे बंद पास, अब लगाएंगे बंद पास। भैया बंद पास एक में, ये हमारा बंद पास एक है और ये हमारा बंद पास दो है, और इस पूरे बंद पास में, बंद पास का नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F। यहां पर बंद पास एक में, बंद पास का नाम लिख दो, कौन से बंद पास में भैया, A B E F A में, A B E F A में। चलो भाई लगाते हैं बंद पास एक में। तो देखो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, A से कहां तक चलेंगे, B तक। तो A से B तक भैया, जब धारा, देखो जब विभवांतर आएगा, जब विद्युत वाहक बल आएगा, तब हम धारा को भूल जाएंगे। धारा तभी लेंगे जब धारा और प्रतिरोध एक साथ मिलेगा। तो यहां पर प्लस से माइनस जा रहा है भाई, अगर प्लस से माइनस जाएगा तो क्या होता है, माइनस,
माइनस का E1। आप लोग भूल जाना, याद करना, आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई, आपने क्या पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं अगर हम प्लस से माइनस जाएंगे, प्लस से अगर हम माइनस जाएंगे, या हम प्लस से माइनस छोड़ दो, या हम बड़े वाले से छोटे वाले में जाएंगे, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो मेरे भाई, ऐसे समझो। अगर हम बड़े में से छोटे में जा रहे हैं, बड़े में से छोटे में जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। अगर हम छोटे में से बड़े में जा रहे हैं धनात्मक होगा। क्या होगा भैया? धनात्मक। ठीक है, ये आपने जो पढ़ा है ना वो कुछ अलग होगा, वो प्रतिरोध वाला होगा, वो दुनिया भर नहीं आएगा आंसर, दोनों से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है हमारा। अब देखो भैया, -E1 प्रति धारा कितना था, अब लेंगे नहीं क्योंकि विद्युत वाहक बने। अब बी से कहाँ आना है भैया? सी में। देखो हम कहाँ आ रहे हैं? नीचे। प्रतिरोध कहाँ जा रहा है? ऊपर। ध्यान से देखो, हम नीचे आ रहे हैं, प्रतिरोध कहाँ जा रहा है? ऊपर। हम नीचे, प्रतिरोध कहाँ जा रहा है भैया? ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट? I2 है, और यहां पर हमारा क्या है भैया? R2। तो प्लस, विपरीत में अगर चलेगा तो प्लस I2 R2 माइनस E2। भैया देखो, प्लस से बड़े से छोटे में आएंगे तो माइनस कितना है? E2। इधर से आओ, कुछ नहीं, फिर इधर, इधर भैया देखो, धारा और प्रतिरोध समान दिशा में, -I1 और R1 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे बंद पास CBEDC में। भैया बंद पास सी से शुरू किया हूं, CBEDC में, CBEDC में। यहां से शुरू करेंगे, से चलेंगे यहां की तरफ। देखो धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो हो जाएगा प्लस का I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R3। अब भैया बी से कहाँ आएंगे हम? ई की तरफ। देखो हम ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, धारा ऊपर जा रही है, तो यहां भी क्या होगा? प्लस का I2 R2 और माइनस का E2, क्योंकि प्लस से माइनस में। अब हम ई से डी की तरफ जाएंगे, धारा इधर आ रही है, धारा इधर, हम इधर, तो क्या हो जाएगा भैया? I1 प्लस I2 R4, I1 प्लस I2 और उसके बाद R4। अब भाई कहां से कहां? डी से सी में, माइनस से छोटे से बड़े में, तो क्या हो जाएगा? -E3 बराबर में 0। मान कितना मान लिया भैया? समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब थोड़ा समझ में नहीं, अमरजीत क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ? देखो किरचॉफ का नियम में क्या है, सेकंड लॉ में, कि समस्त विभवांतरों का हम इनकी सहायता से अभी प्रूफ करेंगे। अभी देखो, अब समीकरण 1 व 2 को, अब यहाँ पे क्या हो जानते हो? इन समीकरण 1 व 2 को हल करके हम धारा I1 व I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सिंपल से बंदा है, किरचॉफ का नियम अगर आपको पूछता है, बस इतना ही लिखोगे कि किसी परिपथ में, किसी बंद पास में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है, समेशन V = 0, और लिख दोगे यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलो भाई इतनी बात क्लियर है आपको? ये तो बस समझाने के लिए बताया हूं, आपको उतना ही लिख देना है। चलो आगे चलते, आ गया भैया, क्या है हमारा? व्हीटस्टोन सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारा मापी का प्रयोग कर एक युक्ति मतलब परिपथ बनाई, इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस विशेष परिपथ या युक्ति का उपयोग करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये जो उन्होंने युक्ति बनाई, एक यहाँ से परिपथ लिया, एक बैटरी से इन्होंने इसको जोड़ दिया, एक कुंजी यहाँ पे लगाया, इनका प्रतिरोध
बात समझ में आई? ये भैया व्हीट स्टोन का क्या था, प्रयोग था। अब व्हीट स्टोन सेतु में, अब आप लोग बिल्कुल आराम से भैया समझिएगा। चलो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं अब। चलो भाई, तो ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु ने क्या बोला, व्हीट स्टोन सेतु ने एक परिपथ का निर्माण किया ऐसा जिस परिपथ की सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ कह रहा है सिद्धांत और सूत्र। यहाँ पर हम सिद्धांत और सूत्र इसका निगमन करेंगे। सेतु की संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटे Q बराबर में R बटे S होता है। बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो भाई हम इसका शुरू कर देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं। आ जाओ, हम पहले धारा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारी धारा कितनी भैया, आई है। कितनी धारा है, आई। यहां से हमारा धारा कौन सा गया, आई बन गई। इधर भी कौन गया भैया, आई बन गई। यहां से धारा जाएगी I3 और वो भी धारा 0 के बराबर हो जाएगी। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई? एक मिनट, चलो हम फिर से खुद ही बना, अलग से बना दे रहे हैं डायग्राम इसका। एक मिनट, हमें यहाँ पर इसका निगमन करना है भाई, अब आराम से समझिएगा, ठीक है? तो हम इसका यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक हमारा पथ है, लो भाई एक देखो ध्यान से, एक हमारा यहाँ पे परिपथ हो गया ए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। चलो फटाफट बना लेते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, ज़्यादा हिंदी क्लास नहीं करना चाहता, ठीक है? ये हमारा प्लस माइनस है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये हमारा P है, ये Q है, R है, AS, ठीक है भाई? नाम दे दें A B C D। देखो ABCD, या तो ऐसे दे दो या तो ऐसे दे दो। या इधर से दे दो ABCD, नाम दे दी, ठीक है भाई? चलो हम भैया यहाँ पर देखते हैं, तो आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से हमारा आई बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक हम गैलेनोमीटर लगा देते हैं और एक यहाँ पर हमारा क्या लगा रहता है भैया, लगी रहती है, यहाँ पर जोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमारा I3 धारा आता है और जो करंट 0 होता है। यहाँ पर हमारा कौन सा धारा जाती है भैया, यहाँ कौन जाती है, I2। यहाँ से भी हमारा I2 जाती है और फिर यहाँ पर हमारा कौन सा धारा हो जाता है, ठीक है? इतनी बात क्लियर भैया? अब देखो इसमें कितने बंद पास बनेंगे, बंद पास एक बनेंगे, एक बंद पास एक बनेगा, एक बंद पास दो बनेगा। हम किरचॉफ का नियम प्रूव करने चले हैं, हमको यही लाना है, यही, ठीक है? तो लिखेंगे बंद पास एक में, लिखेंगे बंद पास एक में। अब बंद पास एक क्या है, ध्यान से देखो, बंद पास एक ए है हमारा। हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ए से बी, फिर बी से डी, फिर डी से ए, ठीक है? तो चलो भैया ए से बी में चलेंगे, तो धारा और प्रतिरोध समान दिशा में है, तो जब समान दिशा में पड़ेगा तो ऋणात्मक -I1P हो जाएगा। अब बी से डी में यहाँ कुछ नहीं, छोड़ दो। डी से ए में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध, भैया देखो धारा प्रतिरोध क्या है, विपरीत दिशा में, तो प्लस ले लेंगे, प्लस का हमारा हो जाएगा I2R और बराबर में 0। इसको इधर ले चलो, I2R बराबर में I1P हो जाएगा। फिर लिख लेंगे इसको I2 बटे में I1 बराबर P बटे में R, समीकरण नंबर कितना ले लेंगे भैया, P बटे में R समीकरण नंबर 1 ले लेंगे।
चलो अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब भैया अगर हम आगे चलें, अब बंद पास 2 में चलें, इसमें तो बी से सी चलेंगे, सी से डी चलेंगे, फिर डी से बी चलेंगे। तो बी से सी चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा समान दिशा में मिलेगा। लिखेंगे बंद पास 2 में, बंद पास 2 में, तो यहां पर आ जाएगा हमारा -I1Q, I1Q। उसके बाद प्लस में हो जाएगा, ये विपरीत डायरेक्शन होगा, +I2S, बराबर में जी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना भैया, अगर हम इसको यहाँ पर हल कर लें थोड़ा, तो ये आ जाएगा हमारा I2S बराबर में I1Q। तो इसको हम लिख सकते हैं I2 बटे में I1 बराबर Q बटे में S, समीकरण नंबर। ठीक है, अगले स्लाइड में देख लेते हैं। अगले स्लाइड में लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है भैया, I2 बटे I1 बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, तो P बटे R बराबर Q बटे S, P बटे R बराबर Q बटे S। इसका क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा P बटे Q बराबर में R बटे, यही किरचॉफ का, तो यही व्हीटस्टोन सेतु है। यही हमें प्रूफ करना था भाई, देख लो, यही हमें प्रूफ, P बटे Q बराबर R बटे S। जहां तक है इसको नोट करिए। चलो भाई फटाफट नोट करो। क्या कह रहे थे आप लोग भैया? चलो ठीक है, तो भैया आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर किसी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ है तो बता सकते हो। हाँ अच्छा, एक क्लास यहीं तक है। अब देखो भैया, अब जो आगे की क्लास आएगी ना, अब वो आपका मान लो कि पहले बुक का MCQ रहेगा। पहले बुक में जितने इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो सभी लगभग MCQ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सबका क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है तो भाई बोलो फटाफट। किसी को अगर कुछ चीजें पूछना है तो बोलो। आ गया, कुछ पूछना नहीं भैया? चल। ठीक है, तो यहाँ तक आज की जो हमारी क्लास थी वो आज की क्लास हो गई है। ठीक है तो जाते जाते भैया ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन है कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो, रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। तो सबको थैंक यू, सच थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।